हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिजनेस स्टडी +2 क्लास की है जो उसका 7.3 चैप्टर है मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा। इसके बारे में बताएंगे। बट उससे पहले एक लाइन हम आपको सुना रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कहता है अपर्याप्त रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति मतलब जो अच्छी तरह से प्रेरित नहीं हुआ व्यक्ति सर्वाधिक सुदृढ़ संगठन को भी प्रभावित कर देता है। मतलब जो अच्छा बिजनेस, अच्छा संगठन है, अच्छी फर्म है, उसको भी क्या कर देगा, मतलब एक कहते हैं ना प्रभावहीन का मतलब है प्रभाव नहीं दिखा पाती। कब? जब व्यक्ति अच्छी तरह से प्रेरित ना हो। तो इसका मतलब अभिप्रेरणा कितनी ज़रूरी है, एक व्यक्ति को मोटिवेट करना कितना ज़रूरी है, ये यहाँ से आपने समझ लिया है। अब हम इसका मीनिंग करके आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको क्या है। यहाँ से हम टूल किट से आपको बता रहे हैं। पहले तो मोटिव का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति में छिपी हुई इच्छा शक्ति से है जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है, और यह आंतरिक अनुभव है। ये तो हो गया मोटिव का मतलब। पर मोटिवेशन क्या है, अभी प्रेरणा क्या है जो हम चला रहे थे, तो इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करती है। मतलब लोगों के अंदर जो काम के प्रति एक भावना पैदा होती है कि उत्तेजना, एक कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस ही अभिप्रेरणा है उस कार्य को पूरा करने की, ठीक है ना। जैसे मोटिवेट नहीं कर देते, हाँ आप कर सकते हो ये काम, ये कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ भी मैं कर सकता हूँ। तो नहीं भी कर सकता तब भी वो कोशिश करता है करने की। तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही अभिप्रेरणा थी, ठीक है, वही मोटिवेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। यहाँ पर हम आपको मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के बारे में बताएंगे। जो आवश्यकता प्राथमिकता मतलब है कि एक व्यक्ति को सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता होती है और वो प्राथमिकता किसको सबसे पहले देगा के बारे में बताएंगे। और इस विचारधारा को अब्राहम मास्लो ने इसके जन्मदाता है मतलब, और 1943 में उन्होंने यह प्रस्तुत किया है। ये उनकी जन्म तिथि है, मरण तिथि है, ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी इनका हंस रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा। ये पिरामिड टाइप बना हुआ है जो आवश्यकता प्राथमिकता को दिखा रहा है कि सबसे पहले व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकता पूरी करनी होती है। फिजिकली नीड जो होती है उसकी वो पूरी करता है जब भी कोई भी व्यक्ति है जो काम करने वाला। और उसके बाद है सुरक्षा अथवा बचाव की आवश्यकता। फिर जब उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होने लगती है फिर वो बचाव की तरफ भागता है, भाई अपने बचाव के लिए क्या करता है वो बताएंगे। उसके बाद फिर क्या है सामाजिक आवश्यकता, फिर समाज में अपनी रेपुटेशन, अपना नाम वो भी देखता, भाई कैसा है, वो बनाने के लिए भी कोशिश करता है वो। फिर सम्मान की आवश्यकता, जो उसके सम्मान है, उसका नाम है, वो ध्यान रखता है। फिर आत्मविश्वास की आवश्यकता। इस तरह से ये स्टेप टू स्टेप 5 आवश्यकताएं पिरामिड की तरह बनाई है, मास्लो की है ये, ठीक है ना। मास्लो के जो अभी प्रेरणा सिद्धांत है उसकी हैं। तो एक करके मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता का मतलब है जो शरीर के लिए ज़रूरी है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किस चीज़ से होना पड़ेगा, उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए, जिसमें खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, और पहनने के लिए कपड़े, और आराम के लिए निंद्रा आदि को इसमें शामिल किया गया शारीरिक आवश्यकता में। और सुरक्षा या बचाव की आवश्यकता में इसमें शामिल किया है, जैसे दुर्घटना से बचाने के लिए, बीमारी से, आक्रमण से, ठीक है ना। इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जो रोज़गार ना चला जाए, इस तरह की जो सुरक्षा हैं, बुढ़ापे की आवश्यकताओं को पूरा कैसे वो करेंगे, तो ये सारी की सारी आ गई सेफ्टी में, ठीक है ना, बचाव की आवश्यकता में। संबंध अथवा सामाजिक आवश्यकता का मतलब है, इसका अभिप्राय है स्नेह, दूसरों से जुड़े रहने के भाव, स्वीकृति, मित्रता की आवश्यकता। ये सारी की सारी सम्मान की सामाजिक आवश्यकता में आ गई, ठीक है ना। अब सम्मान की आवश्यकता में मतलब आत्म सम्मान हो गया, पद हो गया, पहचान हो गया, ध्यान की आवश्यकता इसमें शामिल है, ठीक है, सम्मान की आवश्यकता के अंदर। लास्ट एंड फाइनल है आपका आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। मतलब कि आत्म प्राप्ति आवश्यकता का अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से है। उदाहरणतः एक संगीतकार संगीत कला में निपुण होना चाहता है, और इसी प्रकार एक कवि कविता लिखने का विशेषज्ञ बनना चाहता है। तो चाहते हुए को पूरा करना मतलब उसके अंदर आत्म प्राप्ति, भाई उसे वो चीज़ में बहुत ही बेस्ट बनना है, तो वो वाली उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाना। तो ये थी मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता क्रम जो मैंने आपको बताए, ट्रायंगल पिरामिड की तरह थे ये ज़रूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपको बताए। उसके बाद सुनो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वित्तीय अथवा अवित्तीय प्रेरणाएं, मौद्रिक अथवा अमौद्रिक प्रेरणाएं।
प्रेरणाएं का मतलब क्या है? प्रेरित करना उनको, काम के प्रति एक शक्ति पैदा करना, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कॉन्फिडेंस आना उनके अंदर। तो एक कॉन्फिडेंस डालने का ऐसे नहीं कि भाई आपने बस बोल दिया और हो गया। तो पैसों मतलब मौद्रिक का मतलब मुद्रा के रूप में हम उनको कुछ ना कुछ लालच देंगे या कुछ ना कुछ बात बताएंगे, जिससे उनको भी क्या होगा, उनके अंदर भी आत्म बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस, प्रेरित होंगे वो और काम को अच्छा करेंगे। और अमौद्रिक का मतलब उनकी मुद्रा नहीं होगी, पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके कुछ ना कुछ दूसरे तरीके से उनको काम में प्रेरित किया जाएगा, बिना पैसों के। मतलब और वित्तीय मतलब पैसों के, अवित्तीय मतलब बिना पैसों के, ठीक है, बिना रुपए पैसे के, मतलब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाएगा काम के प्रति। तो दोनों ही चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना, वित्तीय भी और अवित्तीय भी। तो एक एक करके दोनों का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। सबसे पहले बताते हैं वित्तीय या मौद्रिक प्रेरणाएं, जो फाइनेंशियल मॉनेटरी इंसेंटिव्स है जो, ठीक है ना, वो बताएंगे आपको। इसके अंदर मौद्रिक प्रेरणाओं में आ जाएगा कि जिनका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में कह सके, ठीक है। मैं बता भी रहा था ना पैसों में होगा, मतलब यहाँ मुद्रा से मूल्यांकन का से यह है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी अभिप्रेरणाएं नकदी के रूप में दी जाए। मतलब मुद्रा पैसे के अलावा जैसे कुछ और भी हो सकता है, पर वो है एक मुद्रा ही, मतलब पैसा नकदी नहीं है। मतलब उसके अलावा क्या है, कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जा सकता है। मतलब जैसे किराया पे मिल गया मकान, तो है तो उसके 2500, 2000, 3000, 5000 कुछ तो किराया बचा, तो वो भी तो मौद्रिक में आ गई। कार मिल गई, ठीक है, नौकरी मिल गई, ये सारी सुविधाएं क्या है, मौद्रिक के अंदर ही आएंगी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, जो मुद्रा के रूप में दी जाएंगी वो मौद्रिक प्रेरणाएं, जो मुद्रा के रूप में नहीं दी जाएंगी वो अमौद्रिक प्रेरणाएं, ठीक है। मीनिंग तो क्लियर हो गया दोनों का। अब इसमें शामिल क्या क्या है, वैसे एक करके इसने बताया। वेतन है भत्ते, ठीक है, जो वेतन मिलता सैलरी, मतलब उसके अलावा जो भी अलग से और मिलेगा वो इसमें शामिल रहेगा। ये मौद्रिक प्रेरणाओं का पार्ट है, ठीक है ना। इससे कर्मचारी क्या होते हैं, जब नियमित रूप से इसमें वृद्धि होगी तो कर्मचारी अभिप्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रणाली। तो उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रणाली का मतलब है कि जितना अधिक उत्पादन होगा उतनी ही अधिक मजदूरी मिलेगी। इसका मीनिंग सेट कर लो माइंड में बस। ज़्यादा उत्पादन करेगा ज़्यादा मजदूरी, कम उत्पादन करेगा कम मजदूरी। और बोनस का क्या मतलब होता है, वो तो आपको ही पता है। जैसे आपके भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं काम पे लगे होते हैं तो मिलता है ना, साल में दिवाली पे जैसे बोनस मिल गया, या जब वो हटता है जब मिल गया, तो कर्मचारी की सेवा से खुश होकर कर्मचारी की, ठीक है ना, कंपनी क्या करती है, नकदी में भुगतान कर देती है। तो उससे क्या होता है, तो वो खुश हो जाता है, काम अच्छा करता है, मोटिवेट होता है कुल मिला के, ठीक है ना। उसके बाद है लाभ भागिता। लाभ भागिता का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग, लाभों को बांटना। मतलब तो एक व्यावसायिक संस्था द्वारा आर्थिक लाभ दो पक्षकारों के प्रयासों का परिणाम होता है, एक स्वामी का और एक कर्मचारी का, ठीक है ना। ये सब किसको मिल रहा है, कर्मचारी को, और जो लाभ है वो मालिक को। तो मालिक उसको क्या है, पूंजी, क्योंकि मालिक पूंजी लगाता है और कर्मचारी सेवा प्रदान करता है। तो स्वामियों को पूंजी विनियोग के फलस्वरूप लाभ और कर्मचारियों को सेवाओं के फलस्वरूप वेतन मजदूरी प्राप्त होती है, ठीक है। तो वे कर्मचारी को अपनी सेवाओं के बदले पारिश्रमिक होता ही है, मतलब उनको देते हैं वो कुछ ना कुछ, ठीक है। वो उम्मीद रखते हैं भाई हमने पूरी मेहनत करी, ईमानदारी से काम करा, तो उन्हें उसके बदले लाभों में कुछ हिस्सा देना। मतलब कुल मिला के लाभ भागिता में लाभों में हिस्सा मिलना, ठीक है। अब आ गया सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है को पार्टनरशिप, मतलब कि एक, जैसे कि लाभों में हिस्सा मिलता है, उसी तरह काम में जैसे सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तो कितना उसको भागीदारी मिल रही है, ठीक है ना। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरह से भागीदारी मतलब सहभागिता मतलब को पार्टनरशिप, भाई कोई भी काम हो रहा है उसमें उसकी राय लेना, ठीक है ना। उससे क्या है, कर्मचारियों में एक कॉन्फिडेंस आता है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया है सेवानिवृत्त लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट। ये भी पता ही आपको, रिटायरमेंट जब ये जो भी मज़दूर है, कर्मचारी हैं, वो बिजनेस छोड़ते हैं तो उसको क्या होता है, एक समय के बाद चिंता होने लगती है ना, भाई वो बिजनेस काम छोड़ देगा तो अब भविष्य में वो सुरक्षित कैसे हो पाएगा। तो भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रख के उसको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। फिर लास्ट में आ गया अनुलाभ। अनुलाभ का मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऐसी सुविधाएं जो कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से निःशुल्क प्राप्त होती हैं। निःशुल्क का मतलब समझ रहे हो ना आप, फ्री में, मतलब जैसे किराया, मुफ्त मकान, कार, नौकरी आदि सुविधाएं के अनुलाभ है, अलग से कंपनी उस कर्मचारी को देती है अभिप्रेरित करने के लिए।
तो ये इसी के साथ हमारी ख़त्म हुई वित्तीय प्रेरणाएं। अवित्तीय के बारे में मैंने आपको बता दिया, नॉन फाइनेंशियल मतलब जो मुद्रा से कोई इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें सामाजिक सम्मान, आत्मविश्वास, संतुष्टि में सहायक होते हैं ये वाली। इसमें पैसे का काम नहीं है, एक सामाजिक सम्मान की बात और आत्म प्राप्ति की बात आएंगी, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको इसमें। इसके अंदर इसने डाल दिया है भाई, इस मतलब इसका मेन क्या है, व्यक्ति का मानसिक पुरस्कार है, जिससे दिमाग से वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, हाँ भाई अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, काम करेंगे अच्छा लगा के मन। तो जैसे स्टेटस पद, सबसे पहले क्या है, पद का अर्थ है कि एक व्यक्ति के संगठन में स्थान का होना, ठीक है ना। पर पद छोटा या बड़ा हो सकता है, पर पद का छोटा या बड़ा होने से जुड़े अधिकार या उत्तरदायित्व, उनकी सुविधाएं हैं जो कैबिन, बैठना, फर्नीचर, गाड़ी वगैरह पर निर्भर करता है। तो हर व्यक्ति बड़े पद की चाह रखता है, तो कर्मचारी के पद में बढ़ोतरी करके उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है, ठीक है। पद के बारे में बात आ गई, को उसका पद बढ़ाओगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब अवित्तीय प्रेरणा है ये पद बढ़ाना। उसके बाद है संगठनात्मक वातावरण। संगठनात्मक वातावरण का मतलब ये हो गया कि भाई इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है ना, मतलब स्वतंत्रता से कोई काम करना, कर्मचारियों के महत्व आदि को सम्मिलित कर किया जाता है। तो कर्मचारी के क्या महत्व है, रेपुटेशन उसकी क्या, पुरस्कार प्राप्ति देना उसको, मतलब संगठनात्मक वातावरण संगठन में उसकी रेपुटेशन बनवाना, मतलब पुरस्कार दे के, स्वतंत्रता दे के, जैसे भी आप समझ लो। फिर उसके बाद है कैरियर बढ़ोतरी अवसर। कैरियर बढ़ोतरी अवसर कैसे होगा, जब उसको ट्रेनिंग मिलेगी, उसकी डेवलपमेंट होंगी, सुविधाएं, तो ये करियर बढ़ोतरी ही कहलाएगा। रास्ता साफ कर देता है सारा कुछ, ठीक है ना। प्रबंधक ये सुविधाएं उपलब्ध कराकर कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता साफ करता है, ठीक है ना, इस तरह की जैसे ट्रेनिंग वगैरह देके। फिर है कार्य संपन्नता। कार्य संपन्नता का मतलब हो गया कि कार्य के महत्व को बढ़ाने से है, मतलब ऐसी जॉब जिससे अधिकार, उत्तरदायित्व, चुनौतियों का क्षेत्र बड़ा हो, विस्तृत मतलब बड़ा हो, ठीक है ना। कार्य संपन्न, तो कार्य को बड़ा कर दिया उस व्यक्ति के लिए, तो उससे उसका वो खुश हो जाए, भाई मेरे को देखो बड़ा काम मिल रहा है। उच्च स्तरीय ज्ञान और अनुभव की भी आवश्यकता होगी इसमें, और व्यक्तिगत विकास के अवसर भी उपलब्ध होंगे, निर्णय लेने की जो पूरी स्वतंत्रता भी मिलेगी, ठीक है ना। तो वो गर्व महसूस करता कर्मचारी जो प्राप्त करके ये वाली, क्यों भाई उसको सारे के सारे अधिकार मिल रहे हैं। कार्य संपन्नता होगी। कर्मचारी पहचान कार्यक्रम। कर्मचारी पहचान कार्यक्रम का मतलब है कि उसकी एक अलग पहचान हो और वो सबसे अलग दिखे फिर, ठीक है ना। प्रत्येक कर्मचारी की इच्छा होती है ना कि उसे संगठन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाए, जिसकी उसकी पहचान हो और वह सबसे अलग दिखे। तो उसके लिए क्या होगा, कर्मचारी को बधाई देना अच्छे कार्य में, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है ना। सूचना पट हुआ जो ब्लैक बोर्ड बोलते हैं जिसको, और यह समाचार पत्रिका में उनका नाम छपवाना, भाई ये काम बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसको कुछ भेंट करना, जैसे इनाम वगैरह, जब अच्छा काम करता है। उसके बाद सेवा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि सेवा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण अवित्तीय अभिप्रेरक है, मतलब जैसे कि उसको डर रहता है कभी मेरी नौकरी चली गई तो फिर क्या होगा, वो तो कर्मचारी के मन में यह हमेशा डर रहता है कभी उसकी नौकरी से हटा दिया जाए, तो वह दिल लगाकर काम नहीं कर पाता, यही चिंता उसे परेशान करती रहती है। तो दूसरी ओर यदि उसे इस बात का आभास हो जाए कि उसकी नौकरी स्थायी है, उसे अतिशीघ्र नहीं हटाया जाएगा, तो वह चिंता मुक्त होकर कार्य करेगा और काम बहुत अच्छा करेगा, ठीक है ना। और जो अस्थाई की तुलना में कम वेतन वाली स्थायी नौकरी को प्राथमिकता देता है वो हमेशा, भाई चाहे सैलरी थोड़ी कम हो पर वेतन, और सैलरी स्थायी होनी, वेतन जॉब फिक्स होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। उसके बाद है 7 नंबर पे है कर्मचारी भागीदारी। कर्मचारी प्रबंधक के कार्यों में अपनी भागीदारी को देखकर प्रोत्साहित होते हैं, उनकी मदद से तैयार की गई नीतियों को सफल बनाने में पूरा सहयोग लगा देते हैं कि भाई उसने भी बता रखा है भाई ऐसे करो वैसे करो, तो जोर पूरा लगाएगा उसके लिए। फिर है कर्मचारी सशक्तिकरण, ठीक है। कर्मचारी सशक्तिकरण का मतलब है कर्मचारियों को अधिक निर्णय स्वतंत्र देने से है, ठीक है ना। कर्मचारी को अधिक निर्णय स्वतंत्रता देने से है, मतलब भाई अधिक से अधिक निर्णय लो, तुम स्वतंत्र हो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो जब कर्मचारी को निर्णय स्वतंत्रता बढ़ती है तो वे समझते हैं कि वे संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यह भावना उन्हें मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं के बारे में, ठीक है। ये यहाँ पे मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाओं का अंतर भी है, ये आप आसानी से याद कर सकते हो फिर जब आप उनके बारे में याद कर लोगे। तो सिंपल सी बात है, मौद्रिक में मुद्रा से संबंधित है और अमौद्रिक में जो मुद्रा संबंधित है सामाजिक रेपुटेशन, नाम से संबंधित है। इस तरह से आप इसको करोगे। थैंक यू।